Hello students, Ritu ma'am here. Students, today we will take our next topic of surface chemistry, that is catalysis. So student, first of all we take catalyst. Catalyst is a substance which changes rate of reaction, okay, and the reaction in which catalyst is involved is known as the catalysis. तो जो यहाँ पर ये catalyst चेंज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, ये चेंज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे करता है? बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ओके स्टूडेंट, तो इन जनरल वी कैन से दैट कैटलिस्ट जनरली ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स इट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, बाय इंक्रीज और डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, इट नेवर पार्टिसिपेट, इट नेवर चेंजेस इट्स मास ड्यूरिंग द रिएक्शन, ठीक है. ये पूरी रिएक्शन में कहीं भी इसका मास में कोई चेंज नहीं आता है. बट इन जनरल जो एक टर्म है, हम वैसे तो ये बोलते हैं कि ऑल्टर करता है, बट इन जनरल जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो इंक्रीज़ के रेस्पेक्ट में किया जाता है. डैट मीन्स अ कैटलिस्ट जनरली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन इन मैक्सिमम केसेस. ओके, बट इन सम केसेस जो निगेटिव कैटलिस्ट होते हैं they can decrease the rate of reaction also. Now the students, one important thing, जो कैटलिस्ट हैं बेसिकली इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे ड्यूरिंग द रिएक्शन दे जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड विद रेस्पेक्ट टू मास एंड कॉम्पोजिशन. पूरी रिएक्शन में इनका मास और कॉम्पोजिशन में चेंजेस नहीं आते हैं. कैटलिसिस जनरली रिक्वायर्ड ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में इनका रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इनकी. कैटलिस्ट जनरली एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन. अभी मैंने बताया कि वैसे तो ये डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अगर निगेटिव कैटलिस्ट हो, बट इन जनरल जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो विथ एक्सेलरेशन करते हैं, यानी एक्सेलरेट करते हैं. अब एक्सेलरेट करते हैं तो इसमें ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था कि इस तरह से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है. ये हमारे रिएक्टेंट है एंड दीज आर द प्रोडक्ट. इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी है एंड दिस इज़ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. ओके, ये जो इतनी एनर्जी है इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं. अब जनरली जब ये आपका कैटलिस्ट जो है ये रिएक्शन के रेट को कैसे एक्सेलरेट करता है, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, देखो जितने रिएक्टेंट्स के पास में ये जो एनर्जी है, ठीक है, जितना इजीली ये एनर्जी को अचीव कर लेगा उतना इजीली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ये तो सीधी सी चीज़ है. अब यहाँ पे ये क्या करता है, इस एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, जब ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है. तो पहले ये एक्टिवेशन एनर्जी इतनी थी, अब ये कितनी रह जाएगी, सिर्फ इतनी रह जाएगी. तो यानी पहले से क्या हो गई, एनर्जी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज हो गई, उसको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. तो इस तरह से ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है. और जब अब आपका निगेटिव कैटलिस्ट होगा वो क्या करेगा, इस रेट ये जो एनर्जी है इसको बढ़ा देगा, तो मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ठीक है. तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन आपका स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ये बेसिकली आपका कैटलिस्ट है. ना वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि आई एम टेकिंग वन एग्जांपल जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक रिएक्शन है, आई एम टेकिंग पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, इट इज़ डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट. हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया, इसको हीट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये कन्वर्ट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ये ऑक्सीजन के फॉर्मेशन की, सबको पता होगा आई थिंक आपको. तो इस तरह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है. अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जब ये कन्वर्ट होता है तो इस टाइम जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है 653 से 873 केल्विन तक होता है. और ये प्रोसेस कैसा होता है, काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है. बट अगर इसी रिएक्शन में आई एम टेकिंग द सेम रिएक्शन, आई एम हीटिंग दिस रिएक्शन एंड द सेम प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, बट here I am taking a catalyst which is MnO2.
ठीक है। MnO2 यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज करने में करेगा, ये कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा, इसका खुद का कोई मास में चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सिर्फ रिएक्शन के रेट को चेंज कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो हीट करने में आपको टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, 473 से 633 केल्विन तक ओनली। यहाँ आप देखिए 653 से 873 था, यहाँ कितना आ गया, 473 से 633 केल्विन आ गया। डैट मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर में काफ़ी डिक्रीज़ आ गया। और ये जो प्रोसेस है इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, एक फास्ट प्रोसेस है। डैट मीन्स आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ MnO2। तो बाकी सारी चीज़ें यहाँ सेम है, किस चीज़ में चेंज आया है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ MnO2 टेम्परेचर भी डिक्रीज़ हो गया है, रिएक्शन भी फास्ट हो गई है। तो ये बेसिकली रोल होता है एक कैटलिस्ट का। तो यहाँ पे ये जो टर्म है कैटलिस्ट, जो टर्म थी, ये जो वर्ड दिया था, ये इट वॉज गिवन बाय, दिस वर्ड वॉज गिवन बाय एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। ठीक है, इन्होंने दिया था इन 1835। ठीक है, इन्होंने ये दिया था ये वर्ड। तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में ले लेते हैं। यहाँ तक तो ये इसका सिंपल डेफिनेशन हो गया, ये कैटलिस्ट हो गया। कैटलिसिस क्या हो जाएगा, ऐसी रिएक्शन जिसमें आप कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं, जो वो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम कैटलिसिस कहते हैं। ठीक है, यानी कैटालिटिक प्रोसेस, कैटालिटिक प्रोसेस को हम कैटलिसिस कहते हैं, ये मीनिंग है। नाउ वी विल टेक इट्स टाइप्स। तो बेसिकली जो टाइप्स ऑफ, हम जो टाइप लेंगे, टाइप्स ऑफ कैटलिसिस देख लीजिए। तो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, कोई ऐसा टफ टॉपिक नहीं है आपका, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। 2 तरह के होते हैं हमारे, वन इज़ द होमोजीनियस कैटालिसिस और अदर इज़ द हेट्रोजीनियस। देखो नाम से ही पता चल जाना चाहिए आपको, होमो वर्ड हमेशा सेम के लिए यूज़ किया जाता है जब सेम चीज़ के बारे में आप बोलते हो, और हेट्रो वर्ड हमेशा डिफरेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। बेसिकली पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं इसकी क्या है। होमोजीनियस कैटालिसिस में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट सेम फेज़ में होते हैं तो उसको होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। सेम फेज़ में मतलब क्या है कि अगर रिएक्टेंट सॉलिड फेज़ में है तो कैटलिस्ट भी सॉलिड फेज़ में होगा, अगर आपका रिएक्टेंट लिक्विड या गैस फेज़ में है तो आपका कैटलिस्ट भी जो होगा वो उसी फेज़ में होगा, मतलब कि लिक्विड या गैस फेज़ में होगा। हेट्रोजीनियस में जस्ट इसका ऑपोजिट है कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का जो फेज़ होता है वो डिफरेंट होता है, दोनों अलग अलग में होते हैं। तो यानी कैटालिटिक प्रोसेस जिसमें आपका ये क्या हो गया, इन विच ये प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट and reactant, catalyst and reactant are in same phase, वो हमारा होमोजीनियस है। अभी एग्जांपल भी लेके बताऊंगी मैं आपको। और हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, प्रोसेस इन विच कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स, अगर एक से ज़्यादा है तो आर इन डिफरेंट फेज। ठीक है, अब देखो एक सेम रिएक्शन से मैं दोनों को आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आई एम टेकिंग ऑक्सीडेशन ऑफ SO2। SO2 का ऑक्सीडेशन क्या बन जाता है, SO3 गैस बन जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो SO2 है ये कौन से फेज़ में है, गैशियस। ऑक्सीजन कौन से फेज़ में होता है, गैशियस। और जो प्रोडक्ट बन रहा है गैशियस, वो भी। तो प्रोडक्ट से तो यहाँ हमें खैर इतना कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट जो भी हमारा बन रहा है। बट अब यहाँ पे बेसिकली जो कैटलिस्ट हम लेंगे वो, अगर आप NO ले लेते हैं, NO,
नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो ये गैशियस फेज है इसका, ठीक है। तो जब ये आप यहाँ कैटलिस्ट NO ले रहे हैं तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, होमोजीनियस कैटालिसिस का हो जाता है। अब सेम रिएक्शन को मैं लूँगी हेट्रोजीनियस के रेस्पेक्ट में, SO2 गैशियस फेज, ऑक्सीजन गैस के साथ में इसका रिएक्शन गैशियस फेज, फॉर्मेशन अगेन SO3 का ही होगा, बट यहाँ अगर मैंने कैटलिस्ट प्लैटिनम ले लिया है विच इज़ इन सॉलिड फेज। अब आप इसको देखिए, यहाँ पे रिएक्टेंट्स आर इन गैशियस फेज और जो कैटलिस्ट है वो आपका सॉलिड फेज में है, यानी जो आपका फेज है दोनों के रिएक्टेंट के और कैटलिस्ट के डिफरेंट होगा। डिफरेंट होने का मतलब कौन सा प्रोसेस हो गया, ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल हो गया। सेम चीज़, सेम रिएक्टेंट, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोसेस, ओनली डिफरेंस इन द कैटलिस्ट, कैटलिस्ट NO, कैटलिस्ट प्लैटिनम, ठीक है। और यहाँ पे सेम फेज हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट फेज हो रहा है, तो सेम हो रहा है तो होमो हो गया और डिफरेंट हो रहा है तो हेट्रो हो गया। अगर और एग्जांपल आपको देखने हैं तो मैं इसके और एग्जांपल भी आपको बता देती हूँ कि जैसे होमो के लिए अगर मैंने हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर कर लेते हैं यानी सुक्रोज, तो C2H22O11 होता है। अगर इसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया है, सीडो ऑर्डर में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, तो यहाँ पे जो कैटालिस्ट होता है बेसिकली जो H2SO4 है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। और फॉर्मेशन किसका होता है यहाँ पे C6H12O6, C6H12O6, यानी ये क्या है, वन इज़ द ग्लूकोज, दिस इज़ ग्लूकोज एंड दिस इज़ फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो आपका सुक्रोज है ये आपका एक्वस मीडियम में है, मतलब जो इसके सॉलिड फॉर्म है वो वाटर में डिज़ोल्व कर लिया है। जो H2O है वो अंडरस्टूड है आपका लिक्विड फॉर्म है। H2SO4 जिसका H+ हमने लिखा है, यानी ये क्या है H2SO4, ये अपने आप में कौन सा मीडियम होता है, लिक्विड। यानी यहाँ पे आपका ये सारे के सारे चीज़ें किस मीडियम में हो गई, सेम फेज में हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, आपका होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जाम्पल हो गया ना। अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ हेट्रोजीनियस का, मैं यहाँ बीच में आप कंफ्यूज ना हो एक लाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं एग्जाम्पल दूँ इसका, तो बिल्कुल एक सिंपल एग्जाम्पल जो आपका हेबर प्रोसेस होता है, हेबर्स प्रोसेस, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है, ठीक है। नीचे मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो N2 + H2 गिव्स NH3, ठीक है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, बट यहाँ जो आपका कैटालिस्ट है वो आपका Fe होता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये सॉलिड फॉर्म है आयरन की, ये गैशियस मीडियम है, तो यानी आपका प्रोसेस कैसा हो गया, ये हेट्रोजीनियस प्रोसेस हो गया जो आपका हेबर प्रोसेस है। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, जस्ट एक बार आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। नाउ स्टूडेंट, इसमें एक टर्म और आती है, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक लूँ उससे पहले एक टर्म आती है कैटालिस्ट के अंदर। कैटालिस्ट के साथ में कुछ एडिशनल टर्म्स हैं हमारी जो कैटालिस्ट के साथ में यूज़ होती हैं, उनको भी मैं साथ में बता देती हूँ। जब हम कैटालिस्ट वर्ड पढ़ते हैं, कैटालिस्ट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो वी हैव टू टर्म्स, वन इज़ प्रोमोटर्स एंड सेकेंड इज़ पॉइजन, ठीक है। वन इज़ प्रोमोटर एंड सेकेंड इज़ द पॉइजन। तो प्रोमोटर्स बेसिकली क्या होते हैं, प्रोमोटर्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट, यानी ये क्या कर रहे हैं, ये एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, यानी आपके जो कैटालिस्ट है उसकी हेल्प कर रहे हैं। प्रोमोटर क्या है, विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटालिस्ट, ठीक है। और पॉइजन क्या करेंगे, पॉइजन यानी उल्टा, पॉइजन नाम से देखिए, प्रोमोटर नाम से देखिए, प्रोमोट जो करे, हेल्प जो करे, विच इंक्रीजेज द एक्टिविटी। और पॉइजन नाम से ही पता चल रहा है निगेटिव के रेस्पेक्ट में आ रहा है, यानी ये करेंगे विच डिक्रीजेज द एक्टिविटी,
ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका प्रोमोटर है, ये पॉइजन है। एक एग्जांपल मैं ले रही हूँ अगेन, अभी पीछे मैंने हेबर प्रोसेस बताया है, फिर से मैं हेबर प्रोसेस ही ले रही हूँ। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ से NH3 बन जाता है। अगर आप बैलेंस करना चाहें तो वो भी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि आयरन जो है यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। अब आयरन के साथ अगर यहाँ पे मॉलिब्डेनम मिला दिया जाए, मॉलिब्डेनम अगर यहाँ मिला देते हैं तो मॉलिब्डेनम इस आयरन की एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है, यानी जितना फास्ट प्रोसेस हो रहा था उससे भी फास्ट होने लग जाता है। तो ये हेल्प करता है इसको। तो यहाँ जो MO है वो क्या है, यहाँ जो MO है ये क्या है, प्रोमोटर है। ठीक है, और जो Fe है वो क्या है, ये कैटलिस्ट है यहाँ। तो यानी कैटलिस्ट तो अपना काम कर ही रहा था, इंक्रीज ही कर रहा था रेट ऑफ रिएक्शन को, बट यहाँ पे जो हमने मॉलिब्डेनम लिया उसने इसकी और हेल्प की और रिएक्शन को फास्ट कर दिया। अब सेम रिएक्शन, मैं यही रिएक्शन फिर से ले रही हूँ, सेम रिएक्शन हेबर प्रोसेस, इसमें अगर आयरन के साथ में, आयरन तो हम ले ही रहे हैं एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, आयरन क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट है ही। अगर मैं इसके साथ में यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले लूँ, तो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पर, ये किसका काम करेगा, पॉइजन का काम करेगा। यानी ये बेसिकली क्या काम कर रहा है, इस रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज़ करने का काम कर रहा है। जो आपकी यहाँ कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज़ करने का काम कर रहा है। ठीक है, यानी जितना फास्ट बनना था आपका प्रोडक्ट उतना फास्ट न बन के थोड़ा सा स्लो बनेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज द एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये ही टॉपिक इसके अंदर, कैटालिसिस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसको समझेंगे। बेसिकली एड्जॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में मतलब क्या है कि जो कैटालिसिस प्रोसेस हो रहा है हेट्रोजीनियस के अंदर वो किस तरह से हो रहा है। तो जो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी है, वो कौन सी थ्योरी है, एड्जॉर्प्शन थ्योरी। मतलब ये थ्योरी क्या बोलती है कि एड्जॉर्प्शन के थ्रू कैटालिसिस प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो थ्योरी है ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बताता है कि 5 स्टेप में कंप्लीट होता है जब कैटालिस्ट रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है। तो उसके बाद में 5 स्टेप में आपकी जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो होती है। तो यहाँ 1 बाय 1 लेंगे हम। तो ये फर्स्ट स्टेप है बेटा, मैंने यहाँ डायग्राम बनाया हुआ है, आपको इसको समझना है, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सबसे पहला जो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप जो है मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज़ द डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट, डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्टेंट टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ये देखिए, ये हमारा कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होती है, फ्री वैलेंसीज होती हैं। जैसे हमने पहले भी बताया हुआ है कि जो भी सॉलिड सरफेस होता है उसमें आपका जो सरफेस होता है उस पर अनइक्वल फोर्सेस होती हैं जिसके थ्रू एड्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ बेसिकली क्या है, फ्री वैलेंसीज होती हैं इसके सरफेस पे। हमारे पास 2 रिएक्टेंट है, फर्स्ट रिएक्टेंट हमारा A है, सेकंड रिएक्टेंट हमारा B है। तो जैसे ही ये इसके कांटेक्ट में आएगा यहाँ पे क्या होना शुरू हो जाएगा, डिफ्यूज़न। अब डिफ्यूज़न समझिए क्या है, डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी जहाँ था वो अपनी पोजीशन से इसकी तरफ डिफ्यूज़ होना शुरू हो गया। अभी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ डिफ्यूज़ यानी उसकी तरफ स्प्रेड हो रहा है, उसकी तरफ आ रहा है। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप। डिफ्यूज़न का मतलब ये हो रहा है कि अब ये इसके साथ में एड्जॉर्प्शन के लिए रेडी हो रहा है कि यहाँ पे ये एड्जॉर्प्शन करेगा। और सेकेंड स्टेप में बेसिकली क्या होता है, जो रिएक्टेंट हैं कैटलिस्ट के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाते हैं। यानी सेकेंड स्टेप क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट
ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ये सेकेंड स्टेप है, ठीक है। यानी जो इसका ये सरफेस था, ये सरफेस हम देख रहे हैं ना, ये सरफेस, तो यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आके एड्जॉर्ब हो गए। ये जो यहाँ बॉन्ड बन रहा है, इसकी जो फ्री वैलेंसी थी कैटलिस्ट की, उससे एड्जॉर्ब हो गया, एड्जॉर्ब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो गया। तो ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, ये फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप के थ्रू हमारा ये सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में ये देखो बेटा, अब यहाँ पे ये इनकी पोजीशन देखो, सेकंड स्टेप में जो आए हैं इनकी पोजीशन आपस में क्या हो गई, ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे एक दूसरे के काफ़ी पास आ गए, नियर आ गए हैं, एक दूसरे के नियर बाय हैं, तो इनके लिए बॉन्ड फॉर्म करना ईजी है। तो अब ये क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बना लेंगे जिसमें ये कैटलिस्ट के सरफेस पे ही एड्जॉर्ब है, बट साथ में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया, इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म। तो थर्ड में आपका बेसिकली क्या हो गया कि जो रिएक्टेंट्स थे जो सरफेस पे कैटलिस्ट के एड्जॉर्ब हुए थे, उनके बीच में केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, occurrence of chemical reaction on the, कहाँ पे हो रहा है, catalyst surface through formation of, क्या बना है, intermediate, through the formation of an intermediate, ये intermediate हमारा बन गया है इस स्टेप में, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेप। अब इस स्टेप में देखते हैं हम कि क्या बनता है हमारा। तो ये नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में यहाँ देखिए ये इंटरमीडिएट बना है। अब इंटरमीडिएट मैंने आपको हमेशा बताया कि जो भी इंटरमीडिएट बनता है वो जनरली अनस्टेबल होते हैं, तो बहुत फास्ट होके क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से हट जाएंगे, यानी यहाँ से ये चीज़ अलग हो जाएगी, ये अपनी फ्री वैलेंसी वैसे ही छोड़ देगा और फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ए बी, यानी प्रोडक्ट की, ये चीज़ सेपरेट हो गई है और कैटलिस्ट आपका अलग हो गया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट इज डिजॉल्व, ठीक है। डिजॉर्प्शन मैंने एक प्रोसेस बताया था, यानी रिमूवल ऑफ एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल, उसको हम डिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो यानी जो ये एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल था ये अब क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है, डिसॉल्व हो गया। बट यहाँ ये पहले फ्री थे, अलग अलग थे रिएक्टेंट, अब इन्होंने एक प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया है, इनके बीच में खुद के बॉन्ड आ गया है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टेप 4 होगा, स्टेप 4 क्या हो जाएगा बेटा हमारा, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन, डिसॉर्प्शन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट जो भी हमारा बना है फ्रॉम द, कहाँ से, कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट सरफेस से प्रोडक्ट का सेपरेट होना, डिसॉल्व होना, ठीक है, ये अलग हो जाना। नाउ लास्ट और फिफ्थ स्टेप, जो हमारा फिफ्थ स्टेप है, लास्ट स्टेप है हमारा। लास्ट स्टेप में क्या होगा, देखो अगर ये यहीं पास में रहा तो इसके फिर से एड्जॉर्ब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट है ये डिफ्यूज़ हो जाएगा और जहाँ कैटलिस्ट है उससे थोड़ा सा दूर चला जाएगा, यानी फार अवे हो जाएगा। मीन्स कि आपका इतनी दूर हो जाएगा कि ये फिर से इस पर एड्जॉर्ब ना हो सके। तो बेसिकली यहाँ क्या आ गया, आपका कैटलिस्ट फिर से वापस आ जाता है विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास एंड कॉम्पोजिशन। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रोडक्ट हैज़ डिफ्यूज्ड अवे, यानी इससे दूर चला गया है। पहले पास था, सिर्फ बॉन्ड हटा था, अब ये इससे दूर चला गया है। तो फिफ्थ स्टेप और लास्ट स्टेप है हमारा डिफ्यूज़न ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अवे फ्रॉम द कैटलिस्ट सरफेस, कैटलिस्ट सरफेस से अलग हो जाना। तो ये बना है
तो इसमें फिर से फ्री वैलेंसी आपकी खाली हो जाती है, मतलब यहाँ पे जो वैलेंसीज है वो फिर से फ्री हो जाती है। तो अगर रिएक्शन को फिर से आगे आपको प्रोसीड करना है तो यहाँ कैटलिस्ट के सरफेस जो वैलेंसी होती है फिर से अवेलेबल होती हैं कि अगर फर्दर कोई रिएक्टेंट के साथ उसको रिएक्ट करना है, रिएक्शन को प्रोसीड करना है, तो वो रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। और यहाँ इधर आपका क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है। तो यानी ये ओवरऑल जो रिएक्शन थी वो क्या थी आपकी, कि आपके पास ए था, फिर उसमें बी था, यानी ये दो रिएक्टेंट थे, यहाँ आपका एक कैटलिस्ट था, ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट ए बी फॉर्म हुआ है। तो ये जो ए बी फॉर्म हुआ है वो कैसे हुआ है, ये आपका फाइनल जो हमने समझा है इस पूरे थियोरी से वो ये समझा है कि इसकी फॉर्मेशन, ये रिएक्टेंट फर्स्ट रिएक्टेंट, सेकंड रिएक्टेंट, उससे ये फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, ठीक है, दीज आर द रिएक्टेंट्स। फाइनली ये आपका बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटालिसिस के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है। 5 स्टेप थे। फर्स्ट स्टेप में आपका फ्री वैलेंसी थी, डिफ्यूज़न हुआ। सेकंड स्टेप में एडजॉर्प्शन हो गया है, यानी बॉन्ड्स आ गए यहाँ पे। थर्ड स्टेप में इंटरमीडिएट बन गया है। फोर्थ स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ से हट गए हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया है, डिसॉर्प्शन हुआ है, और लास्ट स्टेप में प्रोडक्ट जो है वो डिफ्यूज़ हो गया है, दूर चला गया है इस कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट वापस अपनी एक्चुअल फॉर्म में आ गया है विदाउट एनी चेंज इन इट्स मास एंड कंपोजिशन। तो ये ओवरऑल बेटा आपका एडजॉर्प्शन थ्योरी था। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। तो सॉलिड कैटलिस्ट के दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, वन इज़ द एक्टिविटी एंड अदर इज़ द सेलेक्टिविटी। फर्स्ट क्या है, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। अब एक्टिविटी और सेलेक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? दोनों सुनने में एक जैसी सी चीज़ें लग रही हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई चेंज है इनमें, बट इनमें चेंजेस हैं। एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ सिंपली द एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, यानी किसी भी एक पार्टिकुलर रिएक्शन को कैटलिस्ट कितना इंक्रीज कर सकता है वो उसकी एबिलिटी है। तो एक्टिविटी क्या हो गई हमारी, सिंपली इट इज एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। पर्टिकुलर वर्ड लगा रही हूँ मैं, पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को इंक्रीज करने की एबिलिटी। और जो सेलेक्टिविटी है वो क्या है? सेलेक्टिविटी बेसिकली क्या है, इट इज एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब क्या है, मैं लिख देती हूँ पहले, इट इज एबिलिटी ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट, यहाँ डायरेक्ट वर्ड को समझना जरूरी है कि ये डायरेक्ट वर्ड क्या है, टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड या टू गिव, जो भी आपको आसान लगे वो वर्ड यूज कर देना, पार्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो, एबिलिटी टू ऑफ ए कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन टू यील्ड ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि सेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपने किसी रिएक्शन के लिए कौन सा कैटलिस्ट सेलेक्ट किया है, तो वो कैटलिस्ट उस रिएक्शन को क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा कि मुझे फाइनली क्या प्रोडक्ट बनाना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस में आपका कोई भी आपने कैटलिस्ट लिया है और दो रिएक्टेंट सेम है तो वो हर बार सेम ही प्रोडक्ट बनाएंगे। मतलब क्या है कि कौन सा कैटलिस्ट लिया है, कौन सा कैटलिस्ट का आपने सिलेक्शन किया है, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट कई बार आपका चेंज हो जाता है एज वी सेलेक्ट द कैटलिस्ट, दिस इज द सेलेक्टिविटी। और एक्टिविटी क्या है, इट इज़ सिंपली क्या है, ये तो सिंपल आपका क्या है, एबिलिटी है कि कितना आपका कोई कैटलिस्ट इंक्रीज करता है किसी रेट ऑफ रिएक्शन को। एक कैटलिस्ट होता है जिसकी एक्टिविटी कम होती है, एक होता है जिसकी ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो अगर हमारा हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, फॉर हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस, तो जो आपके मेटल्स हैं ग्रुप 5 से ग्रुप 11 तक इंक्रीज होती है। मतलब अगर आपने ग्रुप 5 का
लिया है तो उसकी एक्टिविटी सबसे कम होगी। जब आप उसमें ग्रुप 11 तक जाएंगे तो एक्टिविटी क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। ये कौन से प्रोसेस के लिए है, हाइड्रोजिनेशन के लिए है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं मैं, जो एक्टिविटी है इट जनरली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन पे क्यों डिपेंड करेगा, क्योंकि केमिसॉर्प्शन के थ्रू ही आपका केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक्टिविटी है। अब फटाफट हम सेलेक्टिविटी देख लेते हैं। सेलेक्टिविटी का मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। मैं सेम चीज़ लूँगी और कैटलिस्ट अलग लूँगी, सिर्फ CO और H2, CO और H2 और CO और H2। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन में Cu की प्रेजेंस में कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे HCHO बनता है। सेकंड केस में CH3OH बनता है और थर्ड केस में जो बनता है CH4 और H2O बनता है। आप डिफरेंस देखिए क्या है, तीनों में रिएक्टेंट हमारे सेम हैं बट प्रोडक्ट सब में अलग बने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कैटालिसिस है वो अलग अलग सेलेक्ट किए हैं। फर्स्ट केस में Cu है, फिर Cu ZNO Cr2O3 है और थर्ड केस में निकिल है। तो सेलेक्टिविटी अलग अलग है, अलग अलग कैटलिस्ट का सिलेक्शन किया है तो प्रोडक्ट भी अलग बन रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली आपका सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट। और ये जनरली आपका किस पे डिपेंड करता है यहाँ पर बेसिकली, कि आपने सिलेक्शन क्या किया है कैटलिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने डिफरेंट कैटलिस्ट लिया है तो आपका प्रोडक्ट भी सेम होगा। ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।